इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेलो हेल्थ कैफे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेलो हेल्थ प्रेजेंट्स एक मुलाकात। दोस्तों, एक मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणवी और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के तीन उभरते हुए चेहरे, तीन उभरते हुए स्टार्स, विकास रोहिला, सरबजीत और नितिन त्रिखा। नितिन त्रिखा पंजाबी और हरियाणवी फिल्म संगीत में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। 1200 से ज़्यादा गाने वो गा चुके हैं, धूम मचा चुके हैं। और विकास रोहिला और सरबजीत की आवाज़ें भी आप लोगों ने बहुत सारे गीतों में सुनी होगी। इन तीनों से एक स्थान पे, एक जगह पे एक साथ मुलाकात करने का भी एक खास कारण है, और वो कारण ये है कि इन तीनों की आवाज़ में ही एक बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा हरियाणवी गीत अभी आया है पिछले दिनों और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और उस गीत के बोल है, हौसला न छोड़िए दिन पहले यारे आवेंगे। तो क्या गीत है वो? रुत ये उदास होने की सदा को न रहनी, बदलेगा मौसम हरी हो जागी टहनी, हो जाएंगे पत्ते हरे फल लग जाएंगे, हौसला न छोड़िए, हौसला न छोड़िए दिन पहले आड़े आवेंगे, हौसला न छोड़िए दिन पहले आड़े आवेंगे, हौसला न छोड़िए। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया संकटों से घिरी हुई है। महामारी के साथ साथ आर्थिक मंदी ने लोगों को तोड़ दिया है और वो गहरे मानसिक तनाव में जी रहे हैं, गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में हताश और निराश आम आदमी को एक संबल देने के लिए, एक हौसला देने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए ये गीत आया। और इस गीत में आप देखेंगे कि हरियाणा की ज़मीन से जुड़े बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने इसमें एक्ट किया है। तो सबसे पहले तो आप तीनों को इस सुरीले से गीत की अपार सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद अविनाश जी, धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं, अपने सवालों की फहरिस्त निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये गीत कैसे मिला, कैसे ऑफर हुआ और क्या परिस्थितियां बनी कि आप लोगों ने इस गीत को किया? जी देखिए, विश्वदीपक त्रिखा जी ने इस गीत को शुरुआत करने के लिए हमें प्रेरणा दी और उसके बाद एक ऐसी पहल करने के लिए हमारे मन में इच्छा जागी कि जो हरियाणा के लोगों को करनी चाहिए थी। हरियाणा के लोगों में बहुत सारी निराशाएं थी, पता नहीं किसी का काम धंधा बंद हो गया, किसी का कुछ, सो बहुत नेगेटिविटी सी थी। तो हमने सोचा आर्टिस्ट मिलके कुछ ऐसा क्यों ना करें जिससे लोग भी पॉजिटिव हों और हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज भी जाए। तो जैसे ही दीपक त्रिखा जी का फ़ोन आया, उसके बाद हम, विकास जी और मैंने इस गाने की लेखन पे काम शुरू कर दिया। और जब इस गाने का लेखन पूरा हुआ तो फिर सरबजीत मैम की हेल्प से हमने इसको कंपोज वगैरह करके इसको हमने गा दिया। और इसको हमारे गुरुजी श्री सतीश सहगल जी, जिन्होंने जो हम लिख पाए उनको सुरों में पिरोकर इस गाने को एक संगीतबद्ध कर दिया। और वो गाना ऑडियो जो लिखा हुआ था, म्यूजिक होने के बाद उस गाने का रूप ही अलग हो गया। बहुत, मतलब एक हमें खुद को मजा आया वो गाने में, क्योंकि सतीश सहगल जी के म्यूजिक में बहुत अच्छी मिठास है। सो उसके बाद फिर हम तीनों ने गाना गाया, फिर इसकी वीडियो तैयार हुई। बॉलीवुड के 14 बड़े बड़े एक्टर्स इस वीडियो में शामिल हुए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। उसके बाद आपके सामने गाना बहुत धूम मचा रहा है जी, और आपकी आवाज़ों को खास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रोफेशनली इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? सर देखो, ये एक हेल्पिंग हैंड की तरफ से हमने किया था गाना। सो लोगों ने पसंद भी बहुत किया और काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ें भी की। बट हमारा कुछ लेने के मोटिव से ये गाना देना नहीं था। अगर कुछ मिल गया तो भगवान की दे। नहीं, मेरा मतलब जो फ़ायदा है वो मॉनेटरी या और किसी तरह का फ़ायदा नहीं है, प्रोफेशनल फ़ायदा होता है कि आपने अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल अविनाश जी, इस गाने को सुनने वाले आपके हमारे जैसे लोग भी हैं और
गुणी लोग, कलाकार जो हमसे बहुत सीनियर हैं, उनके भी बहुत बधाइयों के लिए हमारे पास फोन आ रहे हैं कि गाना वाकई में ही कमाल कर रहा है और उन्हें बहुत पसंद भी आया है। तो उन लोगों से हमें काम भी मिलता है। जी, यही मेरा कहने का मकसद था। और जैसा कि हमारी इनफॉर्मल से थोड़ी बात हुई तो उसमें पता चला कि नितिन जी तो प्रोफेशनली इस फील्ड में उतर चुके हैं। 1200 गाने कोई कम गाने नहीं होते। हरियाणवी और पंजाबी दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्होंने काफ़ी दखल दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा से, रोहतक से एक ऐसा कलाकार उभर रहा है। आप लोग गा रहे हैं लेकिन प्रोफेशनली आप कुछ और कर रहे हैं, तो वो भी हमें पता चले, दर्शकों को पता चले कि प्रोफेशनली आप क्या करते हैं और फिर क्यों नहीं आपको फुल फ्लैज पूरे समय के लिए इसको अपनाया। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं एक आदमी को उसका प्रोफेशन चूज करने में, और प्रोफेशन भी बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ एक प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि हमारा शौक भी वही है और फिर उसे ही हम अपना प्रोफेशन बनाने में सक्सेस हो जाएं, तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे नितिन भाई ने सारा जीवन ही अपना संगीत को समर्पित कर दिया है गायकी को। मैडम सरबजीत जी खुद गाते हैं बहुत अच्छा, PhD म्यूजिक हैं और इस समय म्यूजिक की फील्ड में ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं असल में म्यूजिक की फील्ड में एज प्रोफेशनलिज्म, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं हूं। मेरा प्रोफेशन कुछ और है और मैं अपने शौक पर ये सारा मतलब जो संगीत में गाना है, बजाना है, ये मैं कर रहा हूँ। मेरा इंस्ट्रूमेंट गिटार है, मैं गिटार बजाता हूँ पिछले 20 सालों से। और जो भी बच्चे आते हैं मेरी नर्सरी में, मैं उनको जितना भी हो सकता है सिखाते हूँ जी। और पेशे से मैं अपना हरियाणा की एकमात्र हेल्थ यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस में BA सेक्शन में इस समय काम कर रहा हूँ, PGI रोहतक में जी। और गाने की जहाँ तक बात है, तो ये जो माहौल चला हुआ है इसमें सबको डर लगता है। रात को जब सोते हैं, सुबह हल्की सी खांसी आती है तो डर लगता है कि कहीं कोरोना ना हो। तो आप बड़े मददगार साबित होंगे। नहीं, बिल्कुल, आप मुझे बेझिझक आप किसी भी समय मुझे फोन कर सकते हैं और भगवान ना करे आपको करने की इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरत पड़े जी। सरबजीत जी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ इस चीज़ में कि जैसा कि बताया कि प्रोफेशन अलग है, पैशन अलग है। मेरी दोनों चीज़ें एक है। जिस विषय को मैं चुनाव करना चाहती थी, जिस लाइन में जाना चाहती थी, जिसमें शौक था, सब कुछ संगीत, और संगीत ही सिखा रही हूँ, सीख रही हूँ। तो मेरा प्रोफेशन भी वही है जो मेरा पैशन रहा है बचपन से, और बचपन से ही गाती आ रही हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और अविनाश जी, आपने सुना ही है कि चाहे कितनी ही भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, लेकिन संगीत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो किसी भी भाषा को सुनने बोलने वाला बंदा हो, जिसको सब समझते हैं, संगीत को सबके दिलों में समझ सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अगली बात हम करें, कहाँ से शुरुआत की आपने, कैसे शुरुआत? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो कहा जाता है कि पढ़ो लिखो, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कोई ये नहीं कहता कि आप कलाकार बनो, आप पेंटर बनो, आप एक्टर बनो, आप म्यूजिशियन बनो, कोई नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। तो वो लोग विरले होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जो इस तरह की तमाम जो बाधाएं हैं उनको पार करके निकलते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने कैसे अपने अपने प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से सीखा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अविनाश जी। आप बच्चा बड़ा होने लगता है तो पूछते हैं, अरे बेटा तू क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, फिल्म स्टार बनेगा। लेकिन कोई नहीं पूछता तू गाना गाएगा, तू गिटार बजाएगा, कोई कलाकारी के लिए। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये एक कला ऐसी प्रभु की देन है जिसे गॉड गिफ्ट ही कहा जा सकता है, जो भगवान सुर डाल करके भेजता है, फिर उनको
एक अच्छी शिक्षा और किसी गुरु के निर्देशन में उनको निखारा जा सकता है, लेकिन है ये गॉड गिफ्ट। हर किसी को ये भगवान ने नेमत नहीं बख्शी है। किस उम्र में शुरू किया आपने, कहाँ से शुरू किया? पहला जो ककहरा जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से अविनाश जी, मेरा तो ककहरा कह लीजिए, का म्यूजिक में सारेगामा कह लीजिए, मेरा स्कूल से ही शुरू हुआ। 5वीं क्लास में मैं जैन हाई स्कूल रोहतक का, जो सबसे पुराने स्कूलों में जिनका नाम है रोहतक के, एक गवर्नमेंट स्कूल था जैन हाई स्कूल एडेड, मैं उसमें पढ़ा हूँ 10वीं तक। और वहाँ 5वीं क्लास से ही, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में महावीर जयंती आई तो कुछ म्यूजिकल कुछ करना है, नृत्य नाटिका टाइप कुछ करना है, कोई बालियाँ गानी है या भजन गाने हैं, तो हम बचपन से ही मैं उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और तभी तकरीबन 11 साल की उम्र से ही मैंने गाने की शुरुआत की स्कूल में। बचपन से आपको गाने का शौक था? जी बिल्कुल। श्री कैलाश वर्मा जी, सबसे पहली बार टीटू शर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, प्रेम ढोलक जी जो बजाते हैं, हरियाणा के उम्दा कलाकार हैं जिनका नाम है इंडस्ट्री में, रिदमिस्ट हैं। ये लोग, इन लोगों के मतलब आज इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है माहौल के लिए, लेकिन ये लोग हमें बचपन में स्कूलों में हमें शिक्षा देने के लिए आए और इन्होंने उंगली पकड़ करके हमें संगीत की दुनिया में सारेगामा के पर चलने सिखाया। बेसिकली मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो भी शिक्षा रही है वो मेरठ से ही रही है। ग्रेजुएशन तक मैं वहीं से पढ़ी हूँ। और जहाँ तक संगीत की शिक्षा की बात करूँ तो मेरे घर में संगीत से कोई भी दूर दूर तक किसी का कोई रिलेशन नहीं रहा है। कोई माहौल नहीं था? कोई माहौल नहीं था। ये प्रभु की देन थी, गॉड गिफ्ट था। और सबसे पहले मेरे माता पिता ने इसको पहचाना। आपने जैसा कि अभी बताया था कि पेरेंट्स ये बोलते हैं बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, बस यहीं तक सोच है। लेकिन सभी ऐसा नहीं कह सकते कि सभी ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे हैं। लेकिन मेरे को चाहे वैसे सांगीतिक माहौल ना मिला हो घर में, लेकिन सपोर्टिव बहुत रहे मेरे पेरेंट्स। तो संगीत मैंने बचपन से ही स्कूल्स में, अपने स्कूल में मैंने सबसे पहले 4 साल की उम्र में मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। बस उसके बाद से मैं नहीं रुकी। उसके बाद मैंने संस्कार भारती, भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, ये इनकी मैं बाल कलाकार सदस्य रही। और 8th या 9th क्लास में मैं संगीत नाटक एकेडमी में मैंने क्लासिकल परफॉर्मेंस दी थी लखनऊ में। जी। उसके बाद मैं गई नेशनल लेवल पर नागपुर, जहाँ पे नाना पाटेकर साहब, अनुराधा पौडवाल जी, इन सभी के सामने मैंने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। और वो वंदे मातरम है जो जिसमें 4 अंतरा हैं, पूरा बड़ा वाला वंदे मातरम। उसके लिए मुझे दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ की तरफ से स्वर माधुरी की उपाधि भी मिली। तो बाल कलाकार सदस्य तो मैं हमेशा से ही रही। उसके बाद आफ्टर मैरिज अगर आप सांगीतिक माहौल की बात कहें तो यहाँ भी नहीं था, संगीत से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन घर में सभी ने मेरा सपोर्ट किया। आपको हैरानी होगी कि मैंने अपनी MA आफ्टर मैरिज की है। आफ्टर मैरिज? जी। और मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी की। उसके बाद PhD इन म्यूज़िक वोकल ही किया है मैंने। तो आप सोच ही सकते हैं कि बिना सपोर्ट के तो ये कुछ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने MA में यूथ फेस्टिवल में हम लोग गए, उस समय मेरी 11 मंथ्स की गुड़िया थी, उसको भी साथ में लेके गई मैं। ये भी नहीं कि आप परफॉर्मर नहीं बन सकते, आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप एक टीचर बन जाइए। ठीक है, आपको है संगीत में, आप टीचर बन जाइए, ऐसा नहीं। हर तरह से सपोर्ट मिला है मुझे। तो आज मैं संगीत सिखा भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ, क्योंकि संगीत तो ताउम्र आप सीखते रहेंगे, आप तो भी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। सही बात। संगीत विधा ही ऐसी है, ईश्वरीय है, और ईश्वर को पाना जैसा संगीत को करना है। नितिन जी, आज मेरी शुरुआत भी स्कूल टाइम से ही हुई थी म्यूज़िक की। स्कूल में बट ज्ञान नहीं था, शौक़ था। उस चक्कर में, अपना शौक़ पूरा करने के चक्कर में इस चीज़ का एक चस्का टाइप लग गया। फिर उसके बाद कॉलेज में जब आए तो यूथ फेस्टिवल्स में हमारे फर्स्ट ईयर में ऑडिशंस हो रहे थे। तो शौक़ तो था ही, हम गाने चले गए। उन्होंने बोला ठीक गाता, तू गाएगा इस बार यूथ फेस्टिवल में। तो उन्होंने मेरे को पार्टिसिपेट करवा दिया वहाँ पे। वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो गया।
कॉलेज टाइम पूरा हुआ तो उसके बाद सर्कल में गाने की वजह से कुछ हरियाणा के प्रोफेशनल सिंगर्स भी टच में बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे लोग भी टच में बहुत अच्छे थे जो श्रोता बहुत अच्छे थे। सो इन सब की देन से एक बारी एक्सीडेंटली मुझे एक प्रोफेशनल एल्बम में एक गाना मिला 2007 में। बहुत बड़ी एल्बम थी। मेरा पहला गाना आया था, नरेंद्र गुलिया जी ने एल्बम प्रोड्यूस की थी, उन्होंने ही गाना लिखा था, थोड़ी और दारू जस्ट मोर दारू वर्डिंग थी, उसका मिक्का सिंह जी ने म्यूजिक किया था। अच्छा। सो मेरा पहला गाना मेरे को 2007 में इनके थ्रू मिला, नरेंद्र जी के थ्रू। सो वो गाना इतना ज़्यादा चला, MTV तक पे आया था वो गाना, उसकी वीडियो बहुत अच्छी, उस टाइम की सबसे महंगी एल्बम थी वो। सो 2007 में वो गाना करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर स्टूडियो से फ़ोन आने लग गए, मैं गाना जाने लग गया, वहाँ पे गीत गाता रहा। बट वही था कि मेरी नज़र में तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे इंसान का टाइम बीतता है इस लाइन में, उसका ज्ञान भी बढ़ता है, औरों को भी सुन सुन के, खुद को भी सुन सुन के। सो 2013 में मैंने सीखना शुरू किया सतीश सहगल जी से, वो मेरे गुरुजी हैं, मैं आज तक उनसे सीख रहा हूँ। और 2013 से लेके आज 2020, 7 सालों में जितना मेरे को फ़र्क है उतना मेरा पहले की कभी ज़िंदगी में मैं वैसा नहीं गाता था जैसा मैं अब गाता हूँ। सो अब धीरे धीरे निखार आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद और एक्सपोजर का मौका मिला, हरियाणा से पंजाब में गाने का मौका मिला, अच्छे स्टेज शोज करने का मौका मिला। गोवा लाइव शो करके आया मैं 2 बार, मेरा मनाली में लाइव शो हुआ। सो हरियाणा में भी मैं 5-7 जगह अच्छे शोज करके आया हूँ। सो जैसे जैसे बढ़ता रहा ज्ञान, वैसे वैसे एक्सपोजर और मिलता रहा, वैसे वैसे काम और मिलता रहा, वैसे वैसे लिंक और बनते रहे। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपने बहुत सारे गाने गाए, हरियाणवी भी गाए, पंजाबी भी गाए, तो कोई ऐसा होता है जो आपके दिल के सबसे करीब होता है? मतलब लोगों को तो किसी को कोई गाना अच्छा लगा, किसी को कोई अच्छा लगा, आपके दिल के करीब कौन सा गाना है? मेरा गाना, मेरा गाया हुआ, आपका गाना, मेरा गाया हुआ मेरे दिल के करीब, मेरा मतलब वो लिखा भी मुझसे गया, वो कंपोज भी मुझसे हुआ, वो गाया भी मुझसे गया, किताब। वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। पता नहीं वो जब भी मैं उसी गाने की वजह से मेरे को हरियाणा में बेसिक पहचान मिली थी, मेरे को लोग जानने लग गए थे। सो वो मैं सुनाता हूँ आपको। वो था के सारे जज्बात मेरे आंसुओं में बह गए, छोड़ गी तू हम कती एकले से रह गए, के पूरी होने लगी मेरे प्यार की कहानी, पूरी होने लगी मेरे प्यार की कहानी, कोई चोरी करके ने सारे ख्वाब ले गया, खून ते लिखी थी मने प्यार की कहानी, कोई ठाके ने मेरी वा किताब ले गया, खून ते लिखी थी मने प्यार की कहानी, कोई ठाके ने मेरी वा किताब ले गया। ये गीत मेरा बड़ा पसंदीदा, दिल को लगता गीत है। पहली बार स्टूडियो में जब गाया, माइक जब फेस किया, तो तीनों के ही हम जानना चाहेंगे वो फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहला जो एक जज्बात, एक अनुभव है, कैसा फील किया? मैंने बताया आपको जैसा कि 2007 में मैंने पहला गाना गाया था मेन वोकल में, उससे पहले मैंने कोरस खूब किया था, तो थोड़ा सा स्टूडियो फ्रेंडली तो मैं हो ही गया था। बट आप जितना मर्जी कोरस कर लो, जितने मर्जी स्टूडियो फ्रेंडली हो लो, जब तक आप सिंगल गा रहे हो नहीं गाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग होता है कोरस से। सो मैंने मेरा पहली बार गाना, और मैंने गाना मिक्का जी के स्टूडियो में, और वहाँ पे मिक्का जी के रिकॉर्डिस्ट होते थे दीपक जी, उन्होंने गाना रिकॉर्ड करना। तो जब मैं डम्मी गा रहा था, तो डम्मी में मेरे को ये था कि मैंने पूरी जान लगा देनी है, ये तेरा फर्स्ट और लास्ट काम है बेटा, कर दे जितना जोर से कर सकता है। सो हम पंजाबी सुनते थे, एक्सेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, हरियाणवी गाना कैसे है, तो उसकी वर्डिंग थी थोड़ी और दारू जस्ट मोर दारू। सो मैं डम्मी में गा के आया था थोड़ी और दारू जस्ट मोर, पंजाबी टच मैं पंजाबी करके आया, वो गाना हरियाणवी था। सो मैं अपनी तरफ से तो बहुत बेस्ट दे के आया, मेरे को तो ऐसी गायकी होती है। सो जब डम्मी होगी, उन्होंने मेरे को डम्मी भेजी, फिर उन्होंने करेक्शंस बताई नरेंद्र गुलिया जी ने कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मैं थोड़ा सा उसको मैंने प्रैक्टिस किया। फिर 15-20 दिन बाद मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग थी, सो मैं गया दोबारा दिल्ली में। सो उस दिन मैंने गाना गाया, और डरते डरते गाना गाया। आपको मेरा गाना सुनोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा मेरा कैसा है उस गाने में। सो उस गाने को डबल वॉइस में D2 करके रिकॉर्ड किया गया, और वो गाना टचवुड बहुत अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे सीख के स्टेज फियर दूर हो गया, बोलना आ गया, कैसे बोलना है, किस वर्ड को किस भाव से बोलना है, वो सब चीजें फिर अपने आप आती गई सीख के। हाँ,
सुन तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था, बड़ा शाई सा टांग कापू एक्सपीरियंस था। कब मिला ये एक्सपीरियंस और क्या फीलिंग थी मन में? ज़िंदगी में ना बहुत सारे पड़ाव आते हैं। एक होता है बचपन का, जब हम बचपन में संगीत शुरू करते हैं, मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्कूल का स्टेज मिलता है। तो वो अनुभव मैं आपको बताऊंगी अपना, कि टैलेंट देखा टीचर्स ने कि बहुत अच्छा कर सकती है। 3.5 साल की उम्र में जब मैं नर्सरी में मैं गई थी, तभी मैंने फर्स्ट स्टेज किया था अपना। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज, स्टेज क्या है और ये माइक के सामने खड़े हैं या ये ऑडियंस बैठी है, इनके सामने कैसे इंटरेक्ट करना आपको सबके साथ। तो उन्होंने मुझे एक संस्कृत में, आपने देखा भोजन मंत्र है लंबा वाला, बहुत लेंदी है वो भोजन मंत्र। तो वो बोले कि बेटा यहाँ पे ना सबको लंच करना है और आपको ना भोजन मंत्र पढ़ना है, सब खाना खाएंगे। तो मैंने सब खाना खाएंगे, आप सिर्फ गाना गाओगे? हाँ, मैंने भोजन मंत्र पढ़ा, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे ना, नहीं खा रहे थे वो। अच्छा, वो भोजन मंत्र मतलब मुझे उन्होंने, मतलब मुझे कैसे करेंगे कि मैं गाऊं उसको? अगर वो ये कहेंगे ऑडियंस के सामने ना आपको भोजन मंत्र गाना है, परफॉर्मेंस देनी है आपको, मुझे क्या पता, मैं तो छोटी सी हूँ, नर्वस हो जाऊंगी, या मैं शाई हूँ कि मैं नहीं गाऊंगी या कुछ है। तो उन्होंने मुझे इस तरह से कहा कि आप सबको खाना खाना है, सब खाने के लिए बैठे हैं, तो बेटा आप भोजन मंत्र पढ़ो। तो मैंने सुनाया, उस समय मैं तोतला बोलती हूँ, तो वो तोतली भाषा में, आज भी मेरे गुरुजन मिलते हैं ना मुझे उस टाइम के, तो वो कहते हैं ये सरबजीत वो है जिसने तोतली भाषा में सबसे पहले भोजन मंत्र गाया था। और उसके बाद में मैंने बोला भोजन कुरु। हाँ, मतलब मैंने ये भी बोला क्योंकि मुझे लगा सब खाना खाएं। भोजन तुरु बोला होगा ना फिर आपने? एग्जैक्टली। तो उस समय ये चीज आज भी याद आती है, तो लगता है कि देखिए, उसके बाद में हर स्टेज का ना अनुभव अलग है। वो एक बचपन का स्टेज था, फिर जब बड़े हुए, बड़े स्टेज पर गए, बड़े लोगों के सामने गए। जब तक बचपने में थे ना, अच्छे से गा लिया करते थे। जब सेंस आनी शुरू हो गई, और ये म्यूजिक की सेंस, वैसी सेंस अलग है कि आप बड़े हो गए हो, आपको लोगों में शर्म आती है या आप नर्वस होते हैं कि इतनी ऑडियंस है, ये वो, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत दी हैं, तो हैप्चुअल तो हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम जब भी आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो एक नर्वसनेस होती है, चाहे आप कितना भी कर लें, और वो नर्वसनेस बहुत जरूरी है, हर एक्सपीरियंस, बहुत जरूरी है। हर एक्सपीरियंस सिंगर में भी जिस टाइम स्टेज पे चढ़ेगा नर्वसनेस होती है। आज भी नर्वसनेस होती है मुझे, माइक पे खड़ा होता हूँ जब भी होती है, स्टेज पे खड़ा होता हूँ जब भी होती है। हर बार ना अनुभव नया होता है, आप एक अनुभव नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए बहुत, तब भी बैक स्टेज आप होंगे थोड़े से नर्वस, और वो बहुत मेन, मैं कहती हूँ अहम हिस्सा है, और वो ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप कितने बड़े सिंगर बन जाएं, चाहे आप कितने बड़ा मुकाम हासिल कर लें, ये चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, नर्वसनेस। ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो। ऑडियंस के साथ तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। जब तक तालमेल बनता नहीं ना, तब तक इंसान नर्वस रहता है। वो भी पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहा था हरिहरन जी का। हरिहरन जी ने बताया, कहते हैं खान साहब स्टेज पे गा रहे थे, उन्होंने बढ़िया सुर लगाए, आगे आगे एक महाशय बैठे थे, बिल्कुल उनका सुर लगाया उन्होंने, तो वो महाशय जी सुन के कहते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी नर्वस हो गए। उन्होंने कहता सेम लाइन और घुमा के गाई क्लासिकल में पूरा डूब के। वो फिर कहते ऑडियंस उनको पसीने आ गए। उन्होंने एक बार और कोशिश की, वो फिर अब भाई उन्होंने कहा भाई बंद कराओ, मेरे को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। अब वो पीछे गए ग्रीन रूम में, तो वही साहब जो ऐसे कर रहे थे वो उनके पास गए, कहता उस्ताद जी। कहता क्या बदतमीज इंसान, और मैं कैसे कहूँ तेरे को पसंद है? कहता उस्ताद जी मेरे कहने मतलब आप जैसा कोई नहीं, आपका जवाब नहीं। कह रहे हो मतलब ये है कि कई बारी ऑडियंस की तरफ से भी एक्सप्रेशन, वो तारीफ कर रहा था, एक्सप्रेशन आ जाता है, सिंगर नर्वस हो जाता है, माहौल बच जाता है कहीं नर्वसनेस का, ना चाहते हुए भी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जितनी भी है वो दो तरफा है। हाँ, स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो सिंगिंग नहीं है। हाँ, अगर आप स्टेज पे हैं तो ऑडियंस के बिना अधूरे हैं, और ऑडियंस का चेहरे को देख के ही आपके अंदर एनर्जी आती है या आपकी एनर्जी। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में है, जो आपने जो अंतर बताए हरियाणवी और पंजाबी फिल्म की इंडस्ट्री जो है उसको लेके, तो उसमें एक चीज़ ये लगती है कि
पंजाब से टैलेंट बहुत ज़्यादा आता है, नया टैलेंट बहुत है, यूथ बहुत है, गाने वाले बहुत हैं, नए प्रयोग हैं, नया म्यूज़िक है, तो और म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत बड़े लेवल पे वो करते हैं। तो हरियाणा में ख़ास तौर पे एक तो टैलेंट बहुत कम दिखता है, कुछ ही चेहरे हैं, कुछ ही लोग हैं, उन्हीं का वो है। और दूसरा दायरा तो आपने बता ही दिया। तो ये क्या चीज़ है कि हम गाने अच्छे नहीं लिख पा रहे, या म्यूज़िक पे हमारा काम कम हो रहा है, प्रयोग नहीं कर पा रहे हम, क्या क्या कारण है? इसका मेन कारण है जी समझ, सीख। एक सीखा हुआ आदमी पंजाब में 90% सीखे हुए कलाकार पंजाब में गाना रिकॉर्ड करते हैं। उनके सिंगर्स के उस्ताद जी होते हैं। यहाँ पे हर बंदा उस्ताद है जिसका गाना आ गया, ये फर्क है। पंजाब में 90% आदमी पहले सीखेगा, समझेगा और सिलेक्टिव वर्डिंग को चूज करेगा, फिर गाना गाएगा, तब उसका गाना चलेगा। और अगर वो 10% ईमानदारी दे रहा है गाने में, तो उसको 90% ईमानदारी मिल जाएगी लोगों के थ्रू। हरियाणा में थोड़ी इस चीज़ की कमी है। जो सीखे हुए कलाकार है हरियाणा में, उनके गाने चलते हैं आज भी हरियाणा में। राजू पंजाबी बहुत सुरीला गाते हैं, मैं बहुत उनका अच्छा हूँ, फैन हूँ, बहुत Live सुनता हूँ artist उनको। है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नितिन राजू जी। पंजाबी असल में ना हर आदमी चाहता तो है कि हम बेहतर काम करें, लेकिन वो पीछे ही पीछे ये भी सोचता है कि उनसे बेहतर ना करें। यहाँ ये भी एक विडंबना है हमारी। दूसरा सर फैसिलिटीज। जी, पंजाब के अंदर आपको पास फैसिलिटीज बहुत है, पेइंग कैपेसिटी बहुत है। आपका गाना रिकॉर्ड पंजाब में हो रहा है, उसका म्यूजिक कनाडा से हो गया है, वो मिक्स जाके यूके में हो रहा है, और आप रिलीज उसको वर्ल्ड वाइड कर रहे हो। ठीक है, सो इसके कारण से गाना बड़ा वास्ट हो जाता है, जिसको प्योरिटी गाने को एक एक चीज। अब एक गाना मैंने मान लो गा दिया, अब उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है, उसकी धुन बहुत अच्छी है, उसका म्यूजिक किसी काम का नहीं है, तो उसको कोई नहीं सुनेगा। एक दूसरा song वो should रिलीज have बिल्कुल complete। लोकल लेवल पे हो गया। हाँ, और दूसरा ना हरियाणा की कंपनीज भी फैलाती तो है गाने को, बट वो थोड़ा सा ये सोच के फैलाती है कि ये चलेगा तो फैलाऊं। उनको हर एक के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता क्या चल जाए, ठीक है। सो मैं नाम नहीं लेता, हरियाणा के एक दो आर्टिस्ट हैं, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 2006-07 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एल्बम रिकॉर्ड की थी, उनमें गाना था कुछ। सो जब मैंने गाना सुना ना, मेरी हंसी नहीं रुकी थी गाना सुन के, बट वो गाना हिट हुआ हरियाणा का, मेरे आगे रिकॉर्ड हुआ वो गाना हिट हुआ हरियाणा में। और कमाल की बात देखो, वो विदेशों तक चला गाना, हरियाणा में तो चला ही चला। और उस जिसका कारण ये था कि वो तुक्का लग गया, गाना चल गया। अब पता नहीं आपको क्या चीज चल जाए, आपको अपने, मैं अपना हर गाना गाता हूँ ये सोच के गाता हूँ मेरा पहला गाना है, मैं पूरी ईमानदारी दिखाता हूँ, गायकी में भी, और अगर मैंने लिखा है लेखनी में भी, अगर मैंने कंपोज किया कंपोजिशन में भी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा उसका म्यूजिक कर रहा है वो कम से कम पहले मेरे को सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद आप आगे उसको सेटिस्फेक्शन करके अपनी रिलीज कर सकते हो। जब तक आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, सो आप गाना कभी रिलीज नहीं कर सकते। पर हरियाणा में कई बार मन मार के काम करना पड़ता है, पंजाब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको मन मार के काम करना पड़े, वहाँ पे पेट भरता है आपका, फिर गाना रिलीज होता है। मौके भी बहुत मिलते हैं, सुनने वाले लोग भी बहुत हैं, पैसा लगाने वाले लोग भी होते हैं, कंपनी पैसा बहुत देती है, गाना फैलता भी बहुत है, और सिंगर को शोज भी बहुत मिलते हैं। थोड़ा सा हरियाणा में दूसरा वो पंजाब में एक जो गाना तैयार हो गया, उसके वीडियो पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हरियाणा में अच्छी वीडियोस बनने लगी हैं, अब कुछ ही समय से। हाँ, नहीं तो पंजाब की आप, मैं कह रहा हूँ, आप 10 साल पहले की वीडियो उठा लो, जैजी बी की कोई वीडियो देख लो, पहले गाने से लेकर आज तक की वीडियो देख लो, उसकी वीडियो का बजट इतना होता था, हरियाणा की फिल्म का बजट होता है। प्रेजेंटेशन की बात है, आप अच्छी चीज बनाओ, लगाओ। जी, एक दो होता है गाने का। एक समय था हरियाणा में सांग का दौर था, उसके बाद रागनी बहुत ज़्यादा चली, रागनी कंपटीशंस बहुत ज़्यादा चले, फिर रागनी की कैसेट्स बहुत ज़्यादा चली, फिर आया आपका पॉप, और पॉप के बाद फिर रैप। तो आज क्या है? खिचड़ी म्यूजिक है सर आजकल। आज तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज तो गंद है। खिचड़ी है। देखो, अच्छी चीजें भी आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं। उसका रीजन भी है, उसका रीजन मैं जहाँ तक समझती हूँ, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, आज का जो सीखने वाला है ना,
वो स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, वो चाहता है शागिर्दी मुझे नहीं सब कुछ जल्दी से आ जाए। और संगीत जो है वो बड़ी धैर्य की चीज है, एकदम से नहीं आती है। तो जब तक आप तालीम ही नहीं ले रहे हैं उस चीज की और सीधा मैदान में उतर रहे हैं बिना प्रैक्टिस के, बिना साधना के, बिना तालीम लिए, तो आप कब तक चल जाएंगे? जिम आप वाला एक दो काम गेम है। अच्छे खेल लेंगे शायद तुक्के से, लेकिन आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। जिम वाला काम है तो सर। तालीम की कमी है। मैंने, क्योंकि मैं अदर स्टेट से आई हुई हूँ, देखिए आप, तो मेरी मैरिज यहाँ हुई है, लेकिन मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे जो संगीत का माहौल है, अब आप लखनऊ और बनारस की साइड जाएं, आपको हर घर में तानपुरा मिल जाएगा। यहाँ के लोग तानपुरे को भी सितार बोल देते हैं कि सितार बजाते हैं आप, ये सितार है तुम आपका। भी कह रहे थे। नहीं, वो कई लोग, जैसे मैं गिटार सीखने जाता था, जब संजय गुप्ता जी के पास में 1997 में गिटार सीखने जाता था, कॉलेज से सीधा निकल जाएगा, और कुछ लोग बोल दिया करते थे, हाँ कहाँ जा रहा है टुनटुना लेके। हाँ, सच्चाई है। मतलब इसको अगर एक शब्द में कहें तो एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरमेंट नहीं है। Environment। मैं बता रहा हूँ, जिम वाला काम है सर। 3 दिन जिम जाने के बाद ना लड़का ऐसे देखने लग जाता है, डोले बने नहीं बने हैं। बस यही काम है। ये सारा काम तभी होता है जब समाज आपके साथ हो, परिवार आपके साथ हो, आपके लोग आपके साथ हो। तो सबसे पहले आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर से आपके अंदर हो, आप सबको अपना बना सकते हैं, अपने फेवर में ले सकते हैं। अगर आप ही नहीं सीखना चाहेंगे, आप में ही धैर्य नहीं है, आप चाहें कि मैं 2 दिन गाऊं, तीसरे दिन मैं सिंगर बन जाऊं, वो मेरा गाना हिट हो जाए, तो कौन सपोर्ट करेगा आपको? बिल्कुल सर। कहीं अच्छे स्टूडियो पे जाएंगे, अच्छा कोई म्यूजिशियन बैठा होगा, अच्छा कंपोजर बैठा होगा, आप उसके सामने जाकर ऐसे ही गा देंगे तो वो काम मिल जाएगा आपको? जान पहचान से एक आधा गाना मिल जाएगा। सीखना बहुत जरूरी है सर। सीखना जरूरी देखो, है। आप किसी भी गुणी बंदे के आगे अगर आप नो सीखी हो, आपको आता नहीं गाना, और एक गाना आपका तुक्के से हिट बहुत हो गया, तो आपको आज नहीं तो कल कभी तो किसी गुणी बंदे के सामने, कभी स्टेज पे लाइव, कभी गाना तो पड़ेगा। और देखिए, वहाँ पे आपका ऐसी औकात पता चलेगी कि आप दोबारा गाने की हिम्मत नहीं करोगे। नहीं, और वो किस वजह से है? क्योंकि लोग ना कहीं शास्त्रीय संगीत से बहुत विमुख हैं। बेस ABCD सीखी नहीं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये सेम हो गया। मैं पंजाब के ऐसे सिंगर्स को जानता हूँ, मेरे सर्कल में है, जो बहुत उन्होंने बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में बहुत हिट गाना दे दिया, और हिट गाना देने के बाद लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा सिंगर है। लेकिन मैं 15 साल बाद उस बंदे को मैंने देखा दिल्ली में, वो घंटों रियाज करता है क्लासिकल म्यूजिक। तो मतलब उसने अपने वो जो फेम है, उसको पता चल गया कि ये जो फेम है ये तो मिटने वाली है, ये हमेशा नहीं रुकेगी। बस 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 हमेशा रुकेगा वो काम जो आपके अंदर होगा। आपके अंदर होगा, और आप सीखेंगे जिसको। मैंने सर Creativity रेस कैसे करने का करेंगे तैयार है, सर? अगर मेरी दौड़ की प्रैक्टिस नहीं, मैं रेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरे को अपने आप के अंदर इतनी कैपेसिटी लानी पड़ेगी कि मेरे को एनी टाइम, एनी काइंड ऑफ सॉन्ग मेरे को गा सकने की मेरी पावर हो, मैं उसको गाने के लायक हूँ। और उसमें हर आप तरह का। अपनी क्या क्रिएटिविटी दे सकते हाँ। हैं। नयापन नहीं करेंगे, एक ही चीज, पुरानी चीज को ही करते रहेंगे, तो आप कब तक चलेंगे? सच्चाई। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सीखने के लिए साधन नहीं है, अभाव है, पैसा नहीं है, अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं, सीखें क्या, कैसे सीख पाए, कहाँ जाएं, जाना नहीं हो पा रहा। सब एक तरह का जो अपना नाकामयाबी है उसके बहाने हैं ये। इंटरनेट ऐसा पे कुछ सब भी कुछ नहीं मिलता है। है। आप सिर्फ और सिर्फ Excuses सुन है। करके बहुत सीख सकते हैं। आप एक ही चीज को सुनिए, बार बार सुनिए, स्पीड कम करके गाने की कोशिश कीजिए, जैसे मेरे गुरु बताते हैं मुझे, गाने की कोशिश कीजिए, वैसा ही गाइए, फिर उसको उसी स्पीड में गाने की कोशिश कीजिए। आप कभी भी कोई एक सिंगल गाना उठा लीजिए, कोई गजल उठा लीजिए, 15 दिन के बाद जो पहले दिन आप गा रहे थे, 15 दिन अगर आप उसका रियाज कर रहे हैं, आप खुद अपना फर्क दोनों का रिकॉर्ड करके, पहले दिन का और फिर 15 दिन का, आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसमें किसने सिखाया आपको? आपने सुन के सीखा। 4 घंटे मैंने ऐसे किया हुआ, स्पीकर के आगे एक इतना गैप देके गाना पहले याद कर लिया, कंपोजिशन याद कर ली, फिर स्पीकर के आगे मुंह रख के वो गाना चलाया, और पूरा गाना जब तक चल रहा है सब साथ साथ गा रहा हूँ, चीखे मार मार के गा रहा हूँ, उसी टोन में गा रहा हूँ, उस लेवल पे गा रहा हूँ। उसके बाद जाके गला बैठ जाता था, बट समझ आ जाती थी। पर जब गला ठीक होता था ना, उस गाने को पहले से अच्छा गाता था। ये जो आपने बात कही, विकास भाई ने शुरू किया और आपने उसमें ऐड ऑन किया,
ये असल में ये सवाल था मेरे पास, अच्छा, लेकिन आपने जवाब पहले दिया, बिना सवाल मांगे। बाद में आ रहा है, बिना मांगे जिसको नहीं, कहते हैं मैं ना। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं मैं इसी माफी देती हूँ, जी। एक बार रोकना चाहूंगी आपको। माफी देता आप हूँ। माफी दे रहे हैं? मैं माफी मांग रही हूँ, मांगिए। भाई इसको चेंज कर देना। मैं माफी मांगना चाहूंगी, जी। आपको टोक रही हूँ, लेकिन ठीक है, हम एक गाने को 100 बार सुने, 500 बार सुने, इतने पेशेंस भी नहीं है आज के बच्चों। लेकिन ये गुरुमुखी विद्या है, इसकी तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है, टेक्निकली इसको सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। वो बात अलग है कि पुराना ज़माना था, उसमें एक्सक्यूजेस चल जाते थे कि जी गुरुमुखी विद्या है, उस समय यूट्यूब नहीं था, साधन नहीं थे। आजकल क्या नहीं है, यूट्यूब पे रेयर से रेयर, मतलब बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खां साहब, आप किसी को भी उठा के, पंडित भीमसेन जोशी जी की इतनी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको सुन सकते हैं। लेकिन उनको भी तब आप बारीकी से, उनकी बारीकियां तब पकड़ सकते हैं जब आपने बताने वाला कोई हो। आपने तालीम ली होगी, इसको विधिवत आपने शिक्षा ली होगी इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई हरियाणा में है तो यहाँ का फॉक अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी आप उसमें नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अच्छा नया कुछ कर सकते हैं जब आपके यहाँ पर भरा होगा कुछ। जब आपने तालीम ही नहीं ली, सीखा ही नहीं है कि आप उसके अंदर क्या नया दे सकते हैं, कैसे नोट्स, इतने से थोड़े से नोट्स अलग लगाकर आप और इसको चमका सकते हैं और इसको निखार सकते हैं, ये तालीम लेना बहुत जरूरी है। हरियाणा की रागनियों में भी कई ऐसे क्लासिकल कंपोजिशंस हैं, मैंने सुनी है। मैं बिल्कुल एक है। रागनी का रीमेक कर रहा हूँ, एक हरियाणा की रागनी है, बंधु मीर जी का किस्सा है, उसको मैं नए म्यूजिक पे उसको गा रहा हूँ, और भगवान करे वो लोग सुने। चलिए प्रोग्राम को विराम देने की तरफ बढ़ते हैं, जी। लेकिन उससे पहले कुछ अच्छे गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके फेवरेट सिंगर्स के भी हो सकते हैं, आपके दौर के हो सकते हैं, तो सुनना चाहेंगे आप लोगों से कुछ ना कुछ। हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि अगर सिंगर्स का इंटरव्यू है तो कुछ हो जाए। चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि एक गाना था गुरबख्श शौकी जी का, साडा रब जान दे। सो वो गाना जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मेरे को ये हो गया था कि यार ये गाना मैं अगर गा लूँ ना, मैं सिंगर बन गया। मैंने उस गाने को इतना सुना, उसकी बहुत प्रैक्टिस की, तो फिर थोड़ा बहुत गाने की कोशिश की, फिर कुछ एक अब नज़दीक लग जाता हूँ उस गाने के। सो वो मेरा बड़ा अच्छा लगता है, उसकी कंपोजिशन, उसमें गायकी, उसमें अंदाज बहुत डिफरेंट है सैड सॉन्ग, पंजाबी सैड सॉन्ग है, पर वो गाना बड़ा अच्छा है जी, मेरा फेवरेट है जी। तो वो सुनाता हूँ आपको। सोने दी एक माया रब तेनू कलम दिती, एदे जुल्म ना लिख माया, तैनू खबर ना कोई जेड़ी साडे नाल होई, इंज उजड़े आसियों में उजड़े ना कोई, किद्दां करी दे गुजारा, किद्दां करी दे गुजारा, करी दे गुजारा, साडा रब जान दे, सानू किन्ना तू प्यारा, साडा रब जान दे, साडा रब जान दे, रब जान दे। हो क्यों न मेरा दे नशियां च चूर हो गए, केड़ी गल पिछे सानू छड़ दूर हो गए, नवें दे नशियां च चूर हो गए, केड़ी गल पिछे सानू छड़ दूर हो गए, मजबूरी सी जालारा, मजबूरी सी आलारा, मजबूरी सी जा लारा, साडा रब जान दे,
सानू किन्ना तू प्यारा साडा रब जान दे साडा रब जान दे रब जान दे। ये मेरे को अच्छा लगता बहुत है। खूब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वाह। हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, वाह। आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छे। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह बहुत अच्छे। नितिन जी, आपने बहुत सारे गाने गाए, अपने एल्बम आपके हैं, तो उनमें से आप कोई आपका जो फेवरेट है, जो सबसे दिल के करीब हो? मैंने एक मेरा गाना आ रहा है पंजाबी में, वो सुना देता हूँ आपको, या हिंदी हरियाणा कुछ। नहीं, जो आ रहा है मेरा गाना आ रहा है हम जानना भी चाहेंगे खैर हाँ। आपसे कि आपके अपकमिंग जो क्या है मेरे अपकमिंग अभी जो गाने आ रहे हैं, एक गाना आ रहा है हरियाणवी जिसका टाइटल है मैं रो पड़िया, एक गाना और हरियाणवी आ रहा है जिसका टाइटल है दर्द, और एक सीरीज हम कर रहे हैं 70 का हरियाणा जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम एक साल के गैप पे रिलीज किया था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसका थर्ड पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अभी बस शूट होके हम उसको रिलीज कर देंगे, उसका थर्ड पार्ट भी रिकॉर्ड हो चुका है। ये 3-4 गाने जो मेरे हैं जो अपकमिंग आ रहे हैं, जो भी पाइपलाइन है। एक पंजाबी गाना आ रहा है सुरमा के नाम से, सुरमा, एक पंजाबी गाना आ रहा है जो मैं अभी गुनगुनाऊंगा, उसका हमने टाइटल ही नहीं रखा सच पूछो तो अभी तक। रिकॉर्ड हम एक डम्मी कर चुके हैं उसकी, अभी फाइनल रिकॉर्डिंग भी जाना है। कोरोना करके हमारा 3-1 महीने से मेरा चक्कर नहीं लगा जी। सो जिस दिन ये थोड़ा सा कम होगा, आवाजाही ठीक शुरू होगी, उसी दिन हम जाके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो मैं वो सुनाता हूँ। एक पति पत्नी की आपस की बात है, लड़ाई हुई है, तो पत्नी की फील का गाना है जेंट्स की आवाज में। जी। तो अपने पति को बोल दिया है
वे गल एडी भी नहीं है जिन्नी मनी बैठे तू वे, इको जिंद अपनी ते इको चन्ना रूवे, वे जेड़ा दिल ते लिखाया वे मेरा, वे दस कदों तू पढ़ेगा, वे बस कर माया होर किन्नाक लड़ेगा, वे बस कर माया होर किन्नाक लड़ेगा। ये मेरा अपकमिंग पंजाबी सॉन्ग है। मुझे लगता है ये मुलाकात बहुत फ्रूटफुल रही है, बहुत अच्छी रही है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आप आए, इतना समय आपने दिया और आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके संगीत के सफ़र के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को जानने का मौका मिला। आपके अपकमिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, अविनाश जी। और हमें लगता है कि जितना नाम, जितनी शोहरत आपने अब कमाई है, इससे बहुत 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 ज़्यादा अभी बाकी है, वो आपको मिलेगी और आपको, आप सबको भी। तो थैंक यू सर। विकास जी, सर्वजीत जी और नितिन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।